Question number 1. When negative feedback is used, the gain of amplifier increases, decreases, remains constant या fluctuates. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फीडबैक क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है. लेट्स सपोज ये हमारे पास एम्पलीफायर है और एम्पलीफायर हमें पता है इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है. तो लेट्स सपोज ये इनपुट है और ये आउटपुट है. इस वक्त जो गेन प्रोड्यूस होगा उसे हम कहते हैं ओपन लूप गेन. ठीक है. अब लेट्स सपोज फीडबैक देना किसे कहते हैं. देखो फीडबैक देना कहते हैं एक एम्पलीफायर है, उसकी आउटपुट है, आउटपुट का स्मॉल पोर्शन इनपुट को दे देना, इसे कहते हैं फीडबैक देना. और जिस सर्किट के थ्रू देते हैं उसे कहते हैं फीडबैक सर्किट. इस वक्त जो गेन हासिल होगा उसे कहते हैं क्लोज लूप गेन. ये फ़र्क है ओपन लूप गेन का और क्लोज लूप गेन का. ठीक है. अब देखो हमने आउटपुट हम देते हैं इनपुट को. अब आउटपुट इनपुट को जो देते हैं ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. हम या दे सकते हैं इन फेज या दे सकते हैं आउट ऑफ फेज. अब पहले तो पता हो कि ये इन फेज और आउट ऑफ फेज होता क्या है. ठीक है. इन फेज का मतलब है कि जब आउटपुट का हम सिग्नल इनपुट पे दें तो उसमें जो फेज डिफरेंस आए 0 का हो या 360 का हो. इसका मतलब क्या है कि अगर पहले वहाँ क्रस्ट है तो यहाँ भी क्रस्ट ही आए. आउट ऑफ फेज का मतलब है कि 180 का फेज डिफरेंस हो. अगर वहाँ क्रस्ट है तो इनपुट पे ट्रफ आए. ठीक है. अब देखो इन फेज जब हम देते हैं तो इसका क्या मतलब है. इन फेज अगर हम दें इसका मतलब है कि हमने पॉजिटिव फीडबैक दिया है. अगर हम आउट ऑफ फेज दें तो इसका मतलब है हमने नेगेटिव फीडबैक दिया है. ये फ़र्क है पॉजिटिव फीडबैक का और नेगेटिव फीडबैक का. ठीक है. अब देखो पॉजिटिव फीडबैक जो हम देते हैं, नेगेटिव फीडबैक देते हैं, इससे हमें क्या फ़र्क क्या होता है. इसको देने से हमें क्या हम मालूम कर सकते हैं. इसका हमारे पास एक फार्मूला है. ये देखो पॉजिटिव फीडबैक का पहले फार्मूला लिख रहा हूँ ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा ए. ए जो ऊपर लिखा है उसका मतलब ओपन लूप गेन. ठीक है. जब फीडबैक सर्किट नहीं लगाया गया. और नीचे नेगेटिव फीडबैक फार्मूला है A/1 प्लस बीटा ए. अब देखो हमने इससे क्या ड्राइव किया. पॉजिटिव फीडबैक के फार्मूला से हमें पता चला है कि ए डैश मतलब कि जब हमने फीडबैक सर्किट लगा लिया है तो जब वो लगाया है तो उसका गेन इंक्रीज़ कर गया है एज़ कम्पेयर टू उससे जब वो लूप गेन हमने नहीं लगाया था ओपन लूप गेन से. ठीक है. इसी तरह नेगेटिव फीडबैक में क्लोज लूप गेन वो डिक्रीज़ हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू ओपन लूप गेन से. अब देखो क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव फीडबैक हमने लगाया है तो एम्पलीफायर गेन का क्या हुआ है. ये देखो एम्पलीफायर जो है ना गेन का वो डिक्रीज हो गया है. तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ. राइट आंसर हमारा बी हुआ. बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर्स, ऑसिलेटर्स, एम्पलीफायर या ऑल ऑफ दीज. देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि नेगेटिव फीडबैक किस में लगता है और पॉजिटिव फीडबैक किस में दिया जाता है. पॉजिटिव फीडबैक लगाया जाता है ऑसिलेटर में और नेगेटिव फीडबैक लगाया जाता है एम्पलीफायर्स में. याद रखना है. इसी तरह अब इसका आंसर हुआ पॉजिटिव फीडबैक लगाया जाता है ऑसिलेटर में. बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 है, मल्टी-स्टेज एम्पलीफायर्स आर यूज्ड इन ऑर्डर टू अचीव ग्रेटर वोल्टेज गेन, पावर गेन, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ऑल ऑफ दिस. देखो मल्टी-स्टेज एम्पलीफायर होता क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए. इसका मतलब होता है कि बहुत सारे एम्पलीफायर्स को हम सीरीज़ में लगा दें. और ये लगाते हैं क्यों हैं, क्योंकि हमें पावर गेन ज़्यादा चाहिए होती है, वोल्टेज गेन पे करंट गेन हमें इससे सब कुछ ज़्यादा मिल जाता है. यह फ़ायदा होता है मल्टी एम्पलीफायर का. इसमें जो राइट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, इफ़ गेन विदाउट फीडबैक. देखो अगर फीडबैक नहीं लगाया इसका मतलब है कि ओपन लूप गेन, कोई लूप नहीं लगाया हमने, वो अगर इसमें दिया 90 और बीटा दे दिया 0.01. फिर कहा है द एम्पलीफायर गेन विद पॉजिटिव फीडबैक क्या होगा. पहले देखना पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है कि गेन इंक्रीज करेगा ही करेगा. ए डैश फार्मूला है पॉजिटिव फीडबैक का. देखो पॉजिटिव हो तो नीचे माइनस आता है, नेगेटिव हो तो प्लस आता है. पॉजिटिव है तो 1 माइनस बीटा ए आ जाएगा. अब हम वैल्यू पुट करेंगे. ए की वैल्यू उसने दी है ओपन लूप गेन की 90, मतलब कि फीडबैक के बगैर उसका गेन जो है 90 है. अब देखेंगे फीडबैक लगा के क्या फ़र्क पड़ा. 90 ओवर 1 माइनस बीटा की वैल्यू देखेंगे और ए की वैल्यू लगाएंगे. बीटा की है 0.01 और ए की है 90.
देखो आंसर हमारा आया 900। इसका मतलब है कि 90 से 900 चला गया गेन, 90 से 900 पे चला गया गेन। इतना फ़र्क पड़ा पॉजिटिव फीडबैक लगाने से। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5, इन कास्केडेड एम्पलीफायर इफ ओवरऑल करंट गेन इज 10 एंड वोल्टेज गेन इज 250, ओवरऑल पावर गेन क्या होगा? देखो हमने पता किया था मल्टी से एम्पलीफायर क्या होता है, हमने देखा है अभी। इसकी आगे दो टाइप्स होती हैं, एक होता है कास्केडेड एम्पलीफायर, एक होता है कंपाउंड एम्पलीफायर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों मल्टी से एम्पलीफायर, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है ये देखो। कास्केड एम्पलीफायर वो होता है कि जिसमें बहुत सारे एम्पलीफायर तो लगे होंगे, ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे ट्रांजिस्टर तो लगे होंगे। अगर कॉमन एमीटर है, दूसरा भी कॉमन एमीटर होगा, तीसरा भी कॉमन एमीटर होगा, सारे कॉमन एमीटर होंगे, सारे सीरीज़ में लगे होंगे, ठीक है। और एक पहले की आउटपुट दूसरे की इनपुट होगी और दूसरे की आउटपुट तीसरे की इनपुट होगी। इस तरह सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। अब हम टोटल वोल्टेज गेन कैसे निकालेंगे? वोल्टेज गेन इंडिविजुअली सबका वोल्टेज गेन निकाल के मल्टीप्लाई करते जाओगे तो टोटल कास्केड एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन आ जाएगा, जितने मर्जी हो। इस तरह करंट गेन भी इंडिविजुअली हर एक का निकाल के सबको मल्टीप्लाई करते जाओ, टोटल सबका निकल आएगा करंट गेन। हमें पावर गेन का फार्मूला पता है, P = VI हम निकाल लेंगे। उससे पहले कंपाउंड एम्पलीफायर को तो वो देख लो। लेट्स सपोज इस एम्पलीफायर में एक अगर ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है कॉमन एमीटर है, तो जरूरी नहीं अगला भी कॉमन एमीटर, अगला कॉमन बेस भी हो सकता है, कॉमन कलेक्टर भी हो सकता है। यही फ़र्क है कास्केड और कंपाउंड एम्पलीफायर का। तो देखो हमने अब पावर गेन निकालनी है, P = VI वो एक का होता है। अब इसमें AV और AI टोटल का लिखेंगे, ठीक है ना, जितना टोटल वोल्टेज गेन और जितना टोटल करंट गेन है, तो AV × AI आ जाएगा। उसने क्वेश्चन में भी हमें दिया गया है टोटल ओवरऑल करंट गेन दे दिया गया है और टोटल वोल्टेज गेन दे दिया गया है। हम मल्टीप्लाई करके सिंपल पावर गेन निकालेंगे, 2500 हमारा आंसर आ जाएगा। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड्स। देखो नेगेटिव फीडबैक हमें गेन स्टेबिलिटी भी देता है, हायर फिडेलिटी भी देता है, इंक्रीज बैंडविड्थ भी देता है। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एन आइडियल एम्पलीफायर हैज़ नॉइस फैक्टर। नॉइस फैक्टर ऑफ आइडियल एम्पलीफायर का मस्ट बी यूनिटी होना चाहिए, लास्ट में यूनिटी होना चाहिए। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, when the same input signal is applied to both the inputs of an ideal differential amplifier, फिर क्या होगा? देखो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता क्या है, इसमें दो ट्रांजिस्टर होते हैं, दोनों कॉमन एमीटर होते हैं। एक होता है इन्वर्टिंग और एक होता है नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग का मतलब है कि जो साइकिल को रिवर्स कर दे, और नॉन इन्वर्टिंग जो ना करे। देखो हमें सेम इनपुट सिग्नल देना है, लेट्स सपोज दोनों को हमने सेम इनपुट सिग्नल दे दिया। अब इन्वर्टिंग का करेगा उसको रिवर्स कर देगा, आउटपुट पे जाके पॉजिटिव है पहले तो नेगेटिव चला जाएगा वहाँ, ठीक है। और इस पर भी हमने सेम सिग्नल दिया है एट अ टाइम, ये हो जाएगा उल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, पहले पॉजिटिव था तो पहले नेगेटिव आ जाएगा। और ये सेम टू सेम वैसे रहेगा क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो आउटपुट पे क्या आ जाएगा? जीरो करंट, या जीरो वोल्टेज। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ? डी इज़ द राइट आंसर, इज 0।